Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आखिरी ऑर्गेनेली है जो हमने डिस्कस करना है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और सेल के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनेली को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको नाम क्यों दिया गया है। बेसिकली न्यूक्लियस का लफ्ज़ी मतलब है सेंट्रल। चूँकि जब इसको डिस्कवर किया गया ये सेंटर में पाया जाता था, जिन सेल में ये डिस्कवर किया गया, इस वजह से इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। तो इस ऑर्गेनेली की सबसे पहले हम डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं कि ये डिस्कवर किसने किया और कैसे ये डिस्कवर हुआ। तो सबसे पहले आपने जहन में रखना है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर इसको डिस्कस किया। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट का नेम भी इंपॉर्टेंट है और किस सन में इसको डिस्कवर किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है ये थोड़ा सा आपने समझना है कि जितने भी ऑर्गेनेली डिस्कवर हुए उनकी डिस्कवरी आप कह सकते हैं जिस साइंटिस्ट ने की उसके बाद काफ़ी सारे काम हुआ, फिर उसके बाद उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आया। लेकिन न्यूक्लियस इतना प्रोमिनेंट सेल के अंदर था, जब इसको डिस्कवर किया गया तो हर साइंटिस्ट ने मन तस्लीम कर लिया कि वाकई ही सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस जैसा ऑर्गेनेली मौजूद है। तो इस वजह से इसको यहाँ कहा गया इट्स अर्ली डिस्कवरी वॉज अनडाउटेडली, कि जब शुरू में ये पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ तो हर साइंटिस्ट ने इसको तस्लीम किया अनडाउटेडली, कि किसी भी साइंटिस्ट को कोई शक नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस, क्योंकि ये सेल में बिल्कुल नुमाया नज़र आता था। जब अच्छी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की गई तो ये सेल के अंदर एक नुमाया पोर्शन इसका नज़र आया, तो इस वजह से ये आसानी से डिस्कवर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये नुमाया क्यों नज़र आता था? जैसे मैंने एक छोटा सा सेल, जनरल सा सेल ड्रा किया है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस कहाँ है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे आपको लगेगा कि ये न्यूक्लियस है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो बाकी साइटोप्लाज्म है वो हल्के कलर का है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा गहरे कलर का है। तो इस वजह से, गहरा होने की वजह से ये आसानी से डिस्कवर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये नुमाया क्यों नजर आया, प्रोमिनेंट क्यों नजर आया? बिकॉज इट स्टैंड आउट, क्योंकि ये सेंटर में खड़ा था, स्लाइटली डार्कर, और इसका रंग थोड़ा सा गहरा था देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जो इर्द गिर्द का साइटोप्लाज्म है उसके लिहाज से। तो आप कह सकते हैं कि इसके गहरे रंग होने की वजह से ये बाकी साइटोप्लाज्म की निस्बत, चूँकि इसका रंग ज़्यादा गहरा था, ये ज़्यादा नुमाया नज़र आया, इस वजह से ये आसानी से डिस्कवर हो गया। उसके बाद आगे इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो सारी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद लोकेशन, तो लोकेशन एनिमल सेल्स के अंदर ये यूजली सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई करता है। सेंट्रल प्लेस से क्या मुराद है कि दरमियान में पड़ा होता है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में चूंकि वैक्यूल काफ़ी बड़ा होता है और इस काफ़ी बड़े होने की वजह से ये बाकी ऑर्गेनेली को साइडों पे धकेल देता है, उनमें न्यूक्लियस भी शामिल है। यानी आप कह सकते हैं प्लांट के अंदर पुश टूवर्ड द पेरिफेरी, ये किनारों की तरफ लगा होता है। पेरिफेरी का क्या मतलब है? कॉर्नर, साइड्स, कि ये साइड की तरफ है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, क्योंकि प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है। वो वैक्यूल सारे ऑर्गेनेली को पेरिफेरी यानी किनारों की तरफ धकेल देता है। उसके बाद शेप की बात करें, इर्रेगुलर, यूजली ये स्फेरिकल होता है, लेकिन बाज़ केसेस में ये बेढंगा सा भी हो सकता है। और उसके बाद हमारे पास एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, इस बुनियाद पे सेल की 3-4 किस्में हैं, 3-4 टाइप्स बनाई गई हैं। जैसे पहले टाइप सेल की वो है जिसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आमतौर पे जो आम नॉर्मल प्लांट और एनिमल के सेल हैं वो यूजली मोनोन्यूक्लिएट हैं। मोनो का मतलब एक, न्यूक्लिएट जिनमें एक न्यूक्लियस हो। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें बाई न्यूक्लिएट होता है, जैसे पैरामीशियम वगैरह, इसको बाई न्यूक्लिएट
इसमें दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कुछ ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे कि कुछ कैंसीरियस सेल्स। कैंसीरियस सेल में चूंकि सेल डिवीजन तेज़ी से हो रही होती है, तो सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं। तो आप कह सकते हैं बाद दफ़ा बाद सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं। इसी तरह कुछ फंगल सेल ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस ऐसे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है, जैसे मसल जो सेल हैं, स्केलेटल मसल के जो सेल हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएट ही होते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि वो सेल जिनमें काफ़ी सारे न्यूक्लियाई हों वो मल्टी न्यूक्लिएट कहलाते हैं। ए न्यूक्लिएट क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैच्योर एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो कहते हैं रेड को, साइट कहते हैं सेल को, तो ये रेड ब्लड सेल बन जाएंगे। तो मैच्योर रेड ब्लड सेल इनको क्यों कहा गया? क्योंकि जब रेड ब्लड सेल शुरू में बनता है उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो मैच्योर होता है और वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, उससे न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। बेसिकली रेड ब्लड सेल में काफ़ी सारे ऑर्गेनेली को ड्यूरिंग मैच्योरेशन डीजनरेट कर दिया जाता है। वजह क्या है? ताकि उन ऑर्गेनेली की जगह हीमोग्लोबिन आ जाए, क्योंकि रेड ब्लड सेल में 95% जो वॉल्यूम है वो हीमोग्लोबिन कवर करता है, और हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल में होना ज़रूरी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ऑक्सीजन को उसी वक्त वो अच्छे अंदाज में कैरी करेगा जब हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो। तो इस वजह से आप कह सकते हैं जो रेड ब्लड सेल है उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनेली को डीजनरेट किया जाता है ताकि उनकी जगह हीमोग्लोबिन हो। अब चूंकि इसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते, काफ़ी सारे ऑर्गेनेली नहीं होते, तो इस वजह से रेड ब्लड सेल की जो एज है, जो उम्र है वो कम है। 120 डेज बाद ये क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है। तो आपने मैच्योर का वर्ड लाजमी लिखना है, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब शुरू में बनते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जब मैच्योर होते हैं उनमें न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। विजिबिलिटी, तो ये सिर्फ हमें नज़र आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, और ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस वक्त सेल डिवीजन नहीं होना होता है तो इतनी देर में न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बन जाते हैं, और क्रोमोसोम बाउंड्री में रहते हुए तो अलग नहीं हो सकते, इस वजह से न्यूक्लियस को ही ख़त्म कर दिया जाता है, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही तोड़ दिया जाता है ताकि क्रोमोसोम की क्या हो? सेपरेशन हो। और जो ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म होती है तो न्यूक्लियर कंटेंट सारे साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियस के ख़त्म हो जाता है। फिर जब डिवाइडिंग स्टेज ख़त्म होती है फिर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके दोबारा न्यूक्लियस बनाया जाता है। तो अपने जहन में रखना है कि इट इज़ विजिबल एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज एंड डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो दो बड़ी चीज़ें न्यूक्लियस में नज़र आती हैं, एक क्रोमेटिन नेटवर्क है, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्रोमेटिन नेटवर्क ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है जिसने पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करना होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो इस क्रोमेटिन नेटवर्क को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके रीज़न हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटिन नेटवर्क को क्रोमोसोम में क्यों कन्वर्ट किया जाता है। अभी सिर्फ आपने जहन में रखना है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आप कह सकते हैं फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं जिसने न्यूक्लियस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर जो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस, एक क्रोमोसोम्स। तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या नज़र आती हैं? प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है क्या। बेसिकली इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहा जाता है। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें दो मेम्ब्रेन हैं जैसे कि ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद जो आउटर प्लेस है ये आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है। तो यही बात लिखी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है एट सर्टेन प्लेसेस, कि कुछ जगहों पे इट इज़ कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ मौजूद होती है, यानी आप कह सकते हैं इसके साथ साथ क्या पड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है इसने न्यूक्लियर कंटेंट्स को, ये न्यूक्लियर कंटेंट्स है, इसको इनक्लोज किया होता है। आगे जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका फंक्शन हम एक ही बहुत बड़ा जो कॉमन फंक्शन वो ये है कि ये बैरियर का काम करते हैं, कि बाहर की चीज़ों को अंदर की चीज़ों से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो इस वजह से फंक्शन क्या है? इट सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अच्छा, उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स।
हमने कहा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये मैंने ड्रा भी किया है, लेकिन कहीं कहीं इस पूरी मेम्ब्रेन में आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं। अब मैं इसको जोड़ने लगा हूँ, आप फौरन इफेक्ट चेक करेंगे कि इस जुड़ने का क्या इफेक्ट हुआ है। जैसे सपोज मैं कहता हूँ यहाँ 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 यहाँ, तो ये मुख्तलिफ जगह है जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर वाली अंदर के साथ मिल गई हैं। जी, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट। जी बिल्कुल, जो आपके जहन में आया कि न्यूक्लियर पोर्स बन गए हैं, न्यूक्लियर पोर्स, ठीक हो गया। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूअस एट सर्टेन प्लेसेस, तो बाहर और अंदर वाली मेम्ब्रेन कई जगहों पे आपस में जुड़ जाती हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पोर, तो यहाँ न्यूक्लियर पोर बनाए जाते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्यों बनाए गए हैं न्यूक्लियर पोर? बेसिकली जब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन्स की, तो हम मेम्ब्रेन्स के हमने एक करैक्टर को डिस्कस किया था, इट कैन नॉट पास द लार्ज पार्टिकल्स, ये लार्ज पार्टिकल को अपने अंदर से नहीं गुजार सकती, ठीक हो गया। तो इस वजह से, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लार्ज है और उन्होंने साइटोप्लाज्म में आना होता है। साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनती है उसने न्यूक्लियस में जाना होता है, एंजाइम बनते हैं उन्होंने न्यूक्लियस में जाना होता है। अब प्रोटीन्स दे आर द लार्जर मालिक्यूल्स, आरएनए बनता है लार्जर मालिक्यूल्स, तो अब इन लार्जर मालिक्यूल का मेम्ब्रेन से गुजरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाए गए हैं ताकि साइटोप्लाज्म के जो मैक्रो मालिक्यूल है वो अंदर आ सकें और न्यूक्लियस के जो मैक्रो मालिक्यूल हैं वो बाहर जा सके। इस वजह से इसमें काफ़ी सारे पोर्स रखे गए हैं। लेकिन अब आपके जहन में फ़ौरन आया होगा, अगर पोर है तो हर चीज़ साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाएगी और हर चीज़ न्यूक्लियस की बाहर आ जाएगी, ऐसे भी पॉसिबल नहीं हुआ। वजह क्या है? पहले तो आपने जहन में रखना है कि न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है, कि इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कि इसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज होगा, मटेरियल का तबादला होगा। उसके बाद लेकिन क्योंकि हर न्यूक्लियर पोर का एक मखसूस स्ट्रक्चर है, ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चर, और ये यूनिक स्ट्रक्चर होने की वजह से कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस, जो चीज़ों का आना जाना लगा हुआ है इसको कंट्रोल रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ड्रा करूँ एक बड़ा सा पार्टिकल, तो आपको नज़र आएगा ये पोर से नहीं गुजर सकता। तो इसी तरह हर पोर का चूँकि एक मखसूस स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर की वजह से एक मखसूस किस्म की चीज़ वहाँ से गुजरती है, तो ये नहीं होता कि साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ बनी वो अंदर आ जाएगी और न्यूक्लियस में जो भी चीज़ बनी वो बाहर चली जाएगी, बल्कि न्यूक्लियर पोर का जो मखसूस स्ट्रक्चर है ये कंट्रोल करता है आने जाने को। उसके बाद नंबर की बात करें, हाईली वेरिएबल मुख्तलिफ होते हैं। सेल दो किस्म के होते हैं जिनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ पोर्स भी डिफरेंट होंगे, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल, दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जो भी स्पेशलाइज्ड नहीं हुए, और डिफरेंशिएटेड सेल होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं। स्पेशलाइज से क्या मुराद है कि उनके फंक्शन का डिसीजन हो चुका है कि इन्होंने बॉडी में ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे अनडिफरेंशिएटेड सेल में एग आता है, अब एग का अभी नहीं पता होता कि इसकी फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। जैसे मुर्गी का आप कह सकते हैं कोई भी एग ले लें, तो अब उस एग का नहीं पता क्या उसकी फर्टिलाइजेशन होगी नहीं होगी, तो अभी ये अनस्पेशलाइज्ड है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट से इंडिविजुअल बनेगा। तो इसी तरह लेकिन जो ही रेड ब्लड सेल बनता है, रेड ब्लड सेल को बनते ही उसका फंक्शन दे दिया जाता है, एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल, कि इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होते हैं जो नॉन स्पेशलाइज्ड हो, जिनके अभी फंक्शन सही तरह डिसाइड नहीं हुआ कि इन्होंने फ्यूचर में क्या बनना है। डिफरेंशिएटेड सेल का फंक्शन डिसाइड हो चुका होता है, जैसे एरिथ्रोसाइट का फंक्शन डिसाइड हो जाता है बनते ही कि इसने रेड ब्लड सेल है, इसने ऑक्सीजन को कैरी करना है। इस वजह से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर हैं वो ज़्यादा होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में, और डिफरेंशिएटेड सेल में कम होते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट में 3 से 4 हैं और एग में 30,000 के करीब। ये तो बिल्कुल इसी तरह है, जिसकी कोई प्रॉपर नौकरी ना लगी हो वो मुख्तलिफ जगहों पे हाथ मारता है,
ठीक है। मुख्तलिफ जगह अगर कोई किसी का बिज़नेस सेट ना हो रहा हो तो वो मुख्तलिफ किस्म के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिसका बिज़नेस अच्छी तरह सेट हो रहा हो तो वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही चीज़ में वो आप कह सकते काम करते हैं। तो चूँकि डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं तो इसमें मखसूस चीज़ें ने आना जाना होता है, इस वजह से इनको पोर्स कम दिए गए। लेकिन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल में चूँकि अभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई तो लातादाद चीज़ों का आना जाना लगा रहता है, इस वजह से न्यूक्लियर पोर्स ज़्यादा दिए गए। उसके बाद न्यूक्लियोलस, जैसे हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी में बात की कि जो न्यूक्लियस है वो बाकी साइटोप्लाज्म के लिहाज से चूँकि ज़्यादा गहरे कलर का था, इस वजह से आप कह सकते हैं कि वो आसानी से नज़र आ गया। लेकिन जिस वक्त न्यूक्लियस को देखने के लिए हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग से क्या मुराद है, उसको कलर देते हैं। तो जब हम न्यूक्लियस को कलर देते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर बाज़ पोर्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो इस गहरे पोर्शन को हम कहते हैं ये न्यूक्लियोलस है। इस वजह से कहा गया है डार्कली स्टेन्ड बॉडी, कि ऐसी बॉडी जब कलर किया जाए न्यूक्लियस को तो वो बहुत ज़्यादा उस पर रंग चढ़ जाए, गहरा कलर शो करे, तो वो न्यूक्लियोलस कहलाती है। और न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन है के बगैर होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बाज़ दफ़ा एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। लिखा ये आता है कि कौन सा ऑर्गेनेली ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, कौन सा ऑर्गेनेली ऐसे जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मुख्तलिफ ऑर्गेनेली के नाम दिए जा सकते हैं, जैसे लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियोलस नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड, पेरोक्सिसोम मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इस तरह का एमसीक्यूज बन सकता है। तो नंबर की बात करें तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में एक होता है, किसी में ज़्यादा होती है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इसके दो प्रोमिनेंट रीजन नज़र आते हैं, दो एरियाज नज़र आते हैं। अगर आप इनके नाम पे गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाम क्या कहते हैं। तो पेरिफेरल किनारे को कहा जाता है, ग्रेन्यूलर छोटे छोटे दाने होंगे, एरिया तो ऐसा एरिया जिस किनारों वाला एरिया जिस पर छोटे छोटे दाने पड़े होंगे तो वो पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया कहलाता है। सेंट्रल फिब्रल एरिया, सेंट्रल दरमियान में फिब्रल धागों की तरह एरिया, ऐसा एरिया जो सेंटर में है और वो धागों की तरह नज़र आए तो इसको हम कहते हैं, जिस मैंने यहाँ ड्रा भी किया है आप देख सकते हैं कि जो किनारों वाला एरिया है ये ग्रेन्यूलर है और धागों वाला एरिया वो सेंटर में है। अब देखना ये है कि ये दाने क्या है और धागे क्या है। बेसिकली जिस वक्त हम बात करते हैं पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरियाज में दाने होते हैं, बेसिकली ये दाने क्या है, ये वो राइबोसोमल यूनिट है जिन्होंने मिलकर राइबोसोम्स को बनाना है। और हमने डिस्कस भी किया था कि राइबोसोम ग्रेन्यूल्स हैं। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये वो सब यूनिट हैं जिन्होंने मिलकर क्या बनाना है, राइबोसोम बनाना है। लेकिन जो सेंटर है उसमें आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होता है। ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि यहाँ सिर्फ वो डीएनए पाया जाएगा जिससे राइबोसोमल आरएनए बनेगा और राइबोसोमल आरएनए से फिर आपको पता है कि राइबोसोम बनाए जाते हैं। तो आगे इसका फंक्शन क्या है कि ये मैसेंजर आरएनए को बनने में हेल्प करता है और फिर मैसेंजर आरएनए को बुनियाद बना के ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम से फिर आगे साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म में वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन बॉडी बगैर मेम्ब्रेन के होता है, तादाद एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। दो रीजन है, जो किनारों वाला एरिया है वो ग्रेन्यूलर है, जो दरमियान वाला एरिया है वो आप कह सकते हैं थ्रेड लाइक है, फिब्रल एरिया है। फंक्शन इसका ये है, मैसेंजर आरएनए भी बनाते हैं, राइबोसोम भी बनाते हैं। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस को डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ एक आप कह सकते हैं छोटा सा पोर्शन रह गया है क्रोमोसोम का, इसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.